हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक सायरन जो 1000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि दे रहा है, एक स्थिर श्रोता से दूर एक दीवार की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। नंबर 1, सायरन से सीधे सुनाई पड़ने वाली ध्वनि की आवृत्ति क्या है? नंबर 2, दीवार से परावर्तित होकर सुनाई पड़ने वाली ध्वनि की आवृत्ति क्या है? नंबर 3, श्रोता कितनी विस्पंद आवृत्ति सुनेगा? नंबर 4, यदि श्रोता सायरन तथा दीवार के बीच में हो तो वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव, साथ ही बच्चों हमें जानना होगा कि आखिर ये विस्पंद क्या है, विस्पंद आवृत्ति क्या है। तो हमें विस्पंद आवृत्ति को भी समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले हम समझ लें कि आखिर ये डॉपलर प्रभाव क्या है, ये विस्पंद क्या है और विस्पंद आवृत्ति क्या होगी। बच्चों जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्ष गति होती है, कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जब कभी भी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच की स्थितियां एक दूसरे के सापेक्ष बदलती हैं, तब बच्चों श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है। और बच्चों आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कि ध्वनि स्रोत से जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं उनकी वास्तविक आवृत्ति न्यू है और हमारे श्रोता को जो आवृत्ति प्रतीत हो रही है वो न्यू डैश है। तो यहां पर बच्चों न्यू डैश बटे न्यू यानी कि क्षमा कीजिएगा, आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का जो अनुपात होता है वो बच्चों होता है ध्वनि का वेग श्रोता के सापेक्ष भागित ध्वनि का वेग ध्वनि स्रोत के सापेक्ष। जहां पर कि बच्चों v है ध्वनि का वेग, जो कि आप हमेशा ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर लेंगे। Vs है श्रोता का वेग और Vo है, क्षमा कीजिएगा, Vs है ध्वनि स्रोत का वेग और Vo है श्रोता का वेग। तो बच्चों ये था डॉपलर प्रभाव कि जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच एक सापेक्ष गति होती है तब श्रोता को आवृत्ति में एक परिवर्तन प्रतीत होता है। इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है बच्चों डॉपलर प्रभाव। और ये है आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात, जो कि किसके बराबर है बच्चों? ध्वनि का वेग श्रोता के सापेक्ष भागित ध्वनि का वेग ध्वनि स्रोत के सापेक्ष। चलिए बच्चों अब हम जरा विस्पंद को भी समझ लें, क्योंकि प्रश्न में हमें विस्पंद के बारे में भी बताना है। तो बच्चों क्या होता है विस्पंद? बच्चों विस्पंद क्या होता है? विस्पंद, हम विस्पंद को भी समझेंगे बच्चों, अभी भी हम मूल अवधारणा समझ रहे हैं। विस्पंद बच्चों, विस्पंद ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित एक परिघटना है जिसमें कि लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें जब अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर बच्चों ध्वनि की तीव्रता में परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें जब अध्यारोपित होंगी माध्यम के किसी बिंदु पर, तब ध्वनि की तीव्रता में बच्चों क्रमशः या क्रमिक रूप से उतार और चढ़ाव देखने को मिलता है। बच्चों ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इसी क्रमिक उतार चढ़ाव को हम कहते हैं विस्पंद। बच्चों एक सेकंड में जितने विस्पंद सुनाई देंगे, पहले बच्चों विस्पंद क्या हो जाएगा? एक उतार और एक चढ़ाव को मिलाकर बनता है बच्चों एक विस्पंद।
और 1 सेकंड में जितने विस्पंद सुनाई देते हैं, ठीक है बच्चों, 1 सेकंड में जितने विस्पंद सुनाई देते हैं उन्हें ही कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है बच्चों विस्पंद आवृत्ति, विस्पंद आवृत्ति। ठीक है बच्चों, और ध्यान दीजिएगा विस्पंद आवृत्ति होती है दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों का अंतर। विस्पंद आवृत्ति होती है बच्चों दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों का अंतर। तो बच्चों अब हमने इस प्रश्न के मूल अवधारणा को समझ लिया है। हमने समझ लिया है कि क्या है डॉपलर प्रभाव, हमने समझ लिया है कि क्या है विस्पंद, क्या होगा विस्पंद आवृत्ति। तो चलिए बच्चों अब हम इस प्रश्न को बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे और इसे हल करेंगे और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। बच्चों प्रश्न कहता है कि एक सायरन जो 1000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि दे रहा है, एक स्थिर श्रोता से दूर एक दीवार की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए ये है हमारा सायरन। ठीक है बच्चों, ये हमारा सायरन है जिसे हम ध्वनि का स्रोत लेंगे क्योंकि यही तो ध्वनि का स्रोत है। और ये हमारे श्रोता से, ये रहा हमारा नन्हा मुन्ना श्रोता, उससे दूर जा रहा है। तो Vs का मान भी बच्चों यहां दिया गया है कि Vs बराबर है 10 मीटर प्रति सेकंड। और जा किधर रहा है बच्चों, जा रहा है ये एक दीवार की ओर। ठीक है बच्चों, और हमारा श्रोता स्थिर है बच्चों, तो Vo का मान तो यहां शून्य हो जाएगा। और ध्वनि का वेग हम सदैव किधर लेंगे बच्चों, ध्वनि का वेग हम, अच्छा ये आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये आंख है, ये आंख नहीं है, हमने ये एक ध्वनि का एक स्रोत बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, ध्वनि का वेग हम सदैव लेते हैं ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर, तो ये हो जाएगा ध्वनि का वेग। अब बच्चों देखिए हमें किन किन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। सबसे पहला प्रश्न, सायरन से सीधे सुनाई पड़ने वाली ध्वनि की आवृत्ति है। तो चलिए बच्चों बता दें, पहले प्रश्न का उत्तर करते हैं। ये रहा हमारा पहला। देखिए बच्चों, जब हम बात करें कि सायरन से सीधी पड़ने वाली ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी, क्योंकि इस स्थिति में हमारा ध्वनि का स्रोत श्रोता से दूर जा रहा है बच्चों, श्रोता से दूर जा रहा है। तो इस स्थिति में जब हम सूत्र लगाएंगे तो न्यू डैश बराबर मिलेगा बच्चों हमें, न्यू डैश बराबर न्यू V प्लस माइनस VO होता है। क्योंकि यहां पर VO का मान शून्य है तो हमें केवल ऊपर V मिलेगा भागित VS। सवाल ये है बच्चों कि अब हम यहां पर हर में प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। चूंकि बच्चों यहां पर V और VS दोनों विपरीत दिशा में है, तो इनका जब अपेक्षिक वेग हम ज्ञात करेंगे तो हमें इन्हें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इस सूत्र में मान रख दें तो हमें न्यू डैश बराबर मिल रहा होगा। ठीक है बच्चों, देखिए न्यू जो वास्तविक आवृत्ति है, वास्तविक आवृत्ति का मान भी तो दे दिया गया है बच्चों हमें, न्यू बराबर दे दिया गया है 1000 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, चलिए मान रख देते हैं। तो न्यू का मान है 1000 हर्ट्ज, V का मान है जो कि ध्वनि का वेग है वायु में, जो कि है 330 मीटर प्रति सेकंड भागित 330 प्लस इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा हमें 10। तो बच्चों इसे हल करने पर हम पा रहे होंगे न्यू डैश बराबर 970.58 हर्ट्ज, 970.58 हर्ट्ज। तो बच्चों ये है आभासी आवृत्ति उस स्थिति में जब हम बात कर रहे हैं कि सायरन से सीधे सुनाई पड़ने वाली ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी हमारे श्रोता के लिए। क्योंकि ध्वनि स्रोत श्रोता से दूर जा रहा है, इसलिए यहां पर देखिए बच्चों आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से कम है। चलिए बच्चों हम चलते हैं अब इस प्रश्न के दूसरे भाग की ओर। दीवार से परावर्तित होकर सुनाई पड़ने वाली ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी। चलिए बच्चों
देखते हैं क्या होगी। ये रहा हमारा श्रोता, नन्हा मुन्ना सा श्रोता, जिसे हमने नाम दिया है ओ का, जो कि फिलहाल विराम में है, यानी यहाँ वी ओ का मान तो शून्य है। लेकिन यहाँ पे जो हमने सायरन लिया है बच्चों, ये हमने जो सायरन लिया है ये उससे दूर जा रहा है वी एस से, ठीक है बच्चों, और जा किसकी ओर रहा है बच्चों, जा रहा है ये एक दीवार की ओर। तो बच्चों अब हमें पता करना है कि इस दीवार से जो परावर्तित होकर तरंग आएगी हमारे श्रोता के पास, उसकी आवृत्ति क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम यह पता करेंगे। पहले हम यह पता कर लेते हैं बच्चों कि जब हमारा ध्वनि का स्रोत एस इस स्थिर दीवार की ओर जा रहा है, ठीक है बच्चों, ये भी तो एक श्रोता ही है, मान लीजिए कि दीवार एक श्रोता है, VOW लिख देते हैं इसे बच्चों, VOW, जो कि है विराम में VOW, यानी कि यहां पर हमारा दीवार एक श्रोता है तो स्थिर है। और यहां पर इस स्थिति में अगर हम दीवार को मान रहे हैं श्रोता, ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर हमारा ध्वनि का स्रोत किधर की ओर जा रहा है, श्रोता की ओर जा रहा है। और ध्वनि का वेग तो बच्चों हम सदैव लेते हैं ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर। तो बच्चों हमारे दीवार को जो आभासी आवृत्ति प्रतीत होगी वह क्या होगी, ठीक है बच्चों। तो पहले हम निकाल लेंगे दीवार को प्रतीत होने वाली आभासी आवृत्ति, तो हम इसे न्यू W का नाम देते हैं बच्चों, न्यू W का नाम देते हैं, जो कि होगा न्यू। और क्योंकि यहां भी हमारा श्रोता स्थिर है तो V प्लस माइनस VO, तो केवल V ऊपर रहेगा अंश में भागित V प्लस माइनस VS। अब बात यह है कि बच्चों हम हर में यहां प्लस लें कि माइनस लें, क्योंकि बच्चों यहां पे VS और V दोनों एक ही दिशा में हैं, तो जब हम इनका आपेक्षिक वेग ज्ञात करेंगे तो हमें इनको घटाना होगा। चलिए बच्चों अब हम यहां मान रख दें और पता करें कि हमारे इस दीवार को कितनी आवृत्ति प्रतीत हो रही है। न्यू W निकाल रहे हैं बच्चों, न्यू W ज्ञात कर रहे हैं हम। तो यहां पे न्यू का मान तो है बच्चों 1000 हर्ट्ज, V का मान हम जानते हैं 330 मीटर प्रति सेकेंड, नीचे भी हम लेंगे 330, माइनस करना है 10 मीटर प्रति सेकेंड को। तो बच्चों जब हम इसे हल करेंगे तो हमें न्यू डबल डैश या फिर हम कहें न्यू W, हमारे दीवार को जो आवृत्ति प्रतीत हो रही है, हमारे दीवार को जो आवृत्ति प्रतीत हो रही है, ये हमें मिल जाएगी बच्चों 1031.25 हर्ट्ज के आसपास, 1031 हर्ट्ज। ये हमारे दीवार, अगर हम उसे श्रोता मान रहे हैं तो इसे प्रतीत होने वाली आवृत्ति है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, परंतु तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो ज्ञात करना है कि दीवार से परावर्तित होकर सुनाई पड़ने वाली ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी हमारे श्रोता को। तो बहुत आसान है बच्चों। अब देखिए हमारा ये श्रोता भी स्थिर है और जब यहां से परावर्तित होंगी तरंगें, ठीक है बच्चों, जब इस दीवार से तरंगें परावर्तित होंगी तो हमारा दीवार कैसा काम करेगा, तब हमारा दीवार एक ध्वनि स्रोत की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है बच्चों। और ये इतनी ही आवृत्ति की तरंगें मान लीजिए उत्सर्जित कर रहा होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहां परावर्तन की बात हो रही है, तो जिस आवृत्ति का तरंग आ रहा होगा उसी आवृत्ति का तरंग परावर्तित भी हो रहा होगा। यानी कि जब हम दीवार को क्या मान रहे हैं बच्चों, जब हम दीवार को मान रहे हैं एक ध्वनि का स्रोत, तो ये जो आवृत्ति उत्पन्न कर रहा है वो है न्यू W 1031.25 हर्ट्ज। अब देखिए बच्चों, क्या यहां पर इस श्रोता और इस स्रोत जो कि दीवार है, इनके बीच कोई आपेक्षिक गति है? बिल्कुल नहीं है। दीवार भी स्थिर है, हमारा श्रोता भी स्थिर है, और चूंकि बच्चों यहां पर हमारा श्रोता और ध्वनि का स्रोत दोनों ही स्थिर हैं, इसलिए यहां पर डॉपलर प्रभाव नहीं होगा। जो आवृत्ति दीवार परावर्तित कर रहा होगा वही आवृत्ति हमारे श्रोता को प्रतीत भी होगी बच्चों। अर्थात इस स्थिति में अगर हम मान लें कि हमारे श्रोता के लिए आभासी आवृत्ति न्यू डबल डैश है, तो किसके बराबर होगी, न्यू W के बराबर होगी। यानी कि न्यू डबल डैश का मान यहां पे हो जाएगा 1031.25 हर्ट्ज, ठीक है बच्चों। तो हमने यहां पर अभी तक 2 प्रश्नों के उत्तर कर दिए हैं।
एक सायरन से सीधी आने वाली आवृत्ति जो कि बच्चों देखिए यहां पर है 970.25 हर्ट्ज, और एक बच्चों जो दीवार से परावर्तित होकर आएगी उसकी आवृत्ति देखिए यहां पर है 1031.25 हर्ट्ज। चलिए बच्चों अब हम चले इस प्रश्न के अगले भाग में। अगला भाग क्या कहता है बच्चों समझिए, श्रोता कितनी विस्पंद आवृत्ति सुनेगा। ठीक है बच्चों, विस्पंद ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा हमारा श्रोता जो कि विराम में है। अब हमें विराम या गड्डी से कोई मतलब नहीं है। चलिए ये हमारा श्रोता है, ओ से दिखा देते हैं, और ये हमारा सायरन जो कि ध्वनि का स्रोत है, और ये रहा हमारा दीवार। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों हमारे इस श्रोता तक दो आवृत्तियां पहुंच रही हैं। एक यहां से सीधे जिसे हमने नाम दिया न्यू डैश का, और एक यहां से परावर्तित होकर बच्चों जिसे हमने नाम दिया है न्यू डबल डैश का। ठीक है बच्चों, अब अभी हमने मूल अवधारणा में पढ़ा है कि जब आवृत्तियां जिनमें लगभग थोड़ा बहुत अंतर हो अध्यारोपित होंगी तो विस्पंद बनेगा। तो देखिए बच्चों यहां पर विस्पंद आवृत्ति हम कैसे ज्ञात करेंगे। विस्पंद आवृत्ति हमें मालूम है बच्चों, विस्पंद कैसे बनेगा, हमारे श्रोता को विस्पंद कैसे सुनाई देगा ये तो समझ गए हैं हम। हमारे श्रोता तक दो आवृत्तियां पहुंच रही हैं, एक सायरन से सीधे पहुंचेगी, देखिए ये जो जा रही है सायरन से सीधे जा रही है, और ये पहले देखो ये गई पहले दीवार तक, दीवार से भी परावर्तित होकर पहुंचेगी हमारे श्रोता तक। तो हम जानते हैं बच्चों की विस्पंद प्रति सेकंड यानी कि विस्पंद आवृत्ति। ठीक है बच्चों, विस्पंद प्रति सेकंड अर्थात विस्पंद आवृत्ति क्या होता है बच्चों, ये होता है दोनों ही आवृत्तियों का अंतर। हम इसका मॉड लेंगे, हमें केवल परिमाण से मतलब है बच्चों। तो यहां पर हम घटा सकते हैं 970.58 माइनस 1031.25 हर्ट्ज को। तो बच्चों यहां पर जो विस्पंद आवृत्ति मिल रही होगी हमें, ये मिल रही है 60, लगभग 60 विस्पंद प्रति सेकंड, 60 विस्पंद प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, मगर रुकिए बच्चों, अगर हम बात करें कि व्यक्ति अधिकतम कितना विस्पंद प्रति सेकंड सुन सकते हैं, तो बच्चों व्यक्ति अधिकतम 10 विस्पंद प्रति सेकंड ही सुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, उससे ज्यादा के विस्पंद की आवृत्ति व्यक्ति को सुनाई नहीं पड़ेगी। तो बच्चों क्या ये श्रोता को ये आवृत्ति सुनाई देगी, तो बच्चों ये विस्पंद आवृत्ति हमारे श्रोता को सुनाई नहीं देगी, क्योंकि यह 60 है जो कि विस्पंद की अधिकतम सीमा से बहुत ज्यादा है। किसी भी व्यक्ति के लिए अधिकतम विस्पंद की सीमा होती है 10 विस्पंद प्रति सेकंड। चलिए बच्चों अब हम चले इस प्रश्न के आखिरी पड़ाव पर, आखिरी भाग पर, जो कि कह रहा है कि यदि श्रोता सायरन तथा दीवार के बीच में हो तब यहां पर विस्पंद आवृत्ति क्या होगी। चलिए बच्चों, ये रहा हमारा सायरन जिसे हम एस लेते हैं, ये रहा हमारा दीवार। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा दीवार, और अब हमारा श्रोता यहां कहीं है बच्चों, देखिए यहां श्रोता है, ये रहा ओ। ठीक है बच्चों, और यहां पर ध्वनि का वेग वीएस गतिमान है, ये तो स्थिर है, वीओ तो स्थिर है बच्चों। और अगर हम बात करें वीओडब्ल्यू तो ये भी स्थिर है बच्चों। तो हमने देखा था कि हमारे दीवार को जो आवृत्ति प्रतीत हो रही है बच्चों कितनी थी, दीवार को जो आवृत्ति प्रतीत हो रही थी 1031.25 थी। तो बच्चों जब हमारा श्रोता ध्वनि स्रोत और दीवार के बीच में होगा तो हमारे श्रोता को भी जो आवृत्ति प्रतीत होगी बच्चों इस स्थिति में वो 1031.25 हर्ट्ज ही होगी। ठीक है बच्चों, 1031.25 हर्ट्ज ही होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दूरी पर आभासी आवृत्ति निर्भर नहीं करता बच्चों, यह अपेक्षित गति पर निर्भर करता है। और क्योंकि ये श्रोता भी स्थिर है, दीवार भी स्थिर है, और हमारा ध्वनि का स्रोत इन दोनों की ओर जा रहा है, तो इन दोनों के सापेक्ष हमारे ध्वनि स्रोत का वेग वही रहेगा। अतः इनके लिए आभासी आवृत्तियां भी वही रहेंगी।
अब अगर हम बात करें बच्चों यहां पर विस्पन्न क्या होगा, तो अभी हमने देखा है कि विस्पन्न कैसे ज्ञात करना होता है, विस्पन्न प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, विस्पन्न प्रति सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, विस्पन्न प्रति सेकंड के लिए हम दोनों ही आवृत्तियों को घटाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक आवृत्ति तो सीधी पहुंच रही है जो कि न्यू डैश है 1031.25, और एक आवृत्ति बच्चों यहां से परावर्तित होकर पहुंचेगी हमारे श्रोता तक, लेकिन यहां से परावर्तित होकर जो आवृत्ति पहुंचेगी उसका मान भी तो 1031 है बच्चों। तो यहां पर आवृत्तियों का अंतर हमें क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा, अर्थात बच्चों यहां पर जो विस्पन्न होगा क्या होगा, शून्य विस्पन्न होगा। अर्थात इस स्थिति में भी हमारे श्रोता भाई साहब को एक भी विस्पन्न सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इस स्थिति में तो विस्पन्न प्रति सेकंड शून्य ही है। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपने इस प्रश्न को समझा होगा। धन्यवाद।